आदाब, मैं एम.ए. बर्नी अमन न्यूज़ से। आज हम आ चुके हैं जाफ़राबाद। वो जाफ़राबाद जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर दंगों के लिए मशहूर था। इधर ट्रम्प भाषण दे रहे थे, इधर दंगे हो रहे थे और पुलिस सब जानते हैं क्या कर रही थी। तो आज हम जाफ़राबाद में आए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि लॉकडाउन को लेकर के जितना पालन यहाँ की जनता कर रही है, हमें पूरी दिल्ली में देखने को नहीं मिला। वही जनता है जो कपिल मिश्रा के बयान पर दूसरे समाज के लोग और जनता आपस में भिड़वा देते हैं और दंगा हाईलाइट हो जाता है। आज वही जो मीडिया कह रही थी कि यहाँ पर इस क्षेत्र के लोग कानून को नहीं मानते, सरकार को नहीं मानते, आज वही सरकार लॉकडाउन को लेकर के ऐसा पालन कर रही है कि यहाँ पर हमें गलियाँ सोनी मिली हैं। यहाँ पर जहाँ पर पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती थी, वहाँ पर पूरे के पूरे रोड और गलियाँ साफ मिली हैं। तो आज हम कुछ हमारे साथ हस्तियाँ हैं जो जाफ़राबाद की कहें तो ये एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं, नदीम साहब, जो आए दिन मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं और क्या नाम है, इनका ये काम है कि सिर्फ ये जागरूकता फैलाते हैं और कानून को फॉलो करते हैं और लोगों को उनके ये बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज हम नदीम साहब से और उनके साथ अंसारी साहब हैं और उनके सहयोगी साथ में हैं और हमारे साथ हैं नसीमा शेख। तो हम सबसे पहले नदीम साहब से बात करेंगे जो प्रोफेसर हैं और उनसे ये कहेंगे जो लॉकडाउन को लेकर के जो आप मीडिया में बार बार चिल्ला कर लोगों को समझा रहे हैं, क्या उनकी बात समझ में आ रही है? लॉकडाउन का मतलब क्या है? क्या सरकार क्या छुपा रही है? सरकार लॉकडाउन को लेकर क्या बताना चाह रही है? सरकार गरीबों के लिए क्या कर रही है? तो हम खुद पूछते हैं डॉक्टर नदीम साहब से। जी डॉक्टर साहब। देखिए सर, लॉकडाउन जो है वो एक मजबूरी के तहत लगाया गया है। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर इतना ज़ोर नहीं दिया था सरकार ने और सरकार उसे उस तरीके से नहीं देख रही थी, उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी जितना उसे लेना चाहिए था। लेकिन आखिरकार मजबूरी बन गई और उसका सबसे सीधा साधा और सरल जो काम गवर्नमेंट को करना था वो यही था कि वो लॉकडाउन कर दे। उससे कैजुअलिटी का ख़तरा और संक्रमण का जो ख़तरा है इन्फ्लेमेशन का वो कम हो जाता है। तो हमारा इलाका चूँकि एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन आमतौर पर मीडिया के द्वारा पिछले कुछ दिनों में उसे बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई। ख़ासतौर पर दंगों को लेकर। दंगा यहाँ पर नहीं हुआ था, दंगा यहाँ से आगे हुआ था मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र में और नूर इलाही और विजय पार्क और करदमपुरी में। हमारे इलाके में कोई भी दंगा नहीं हुआ था और यहाँ बहुत ही सभ्य लोग रहते हैं जो कि कानून का पूरी तरह से पालन करते हैं। अभी आपने खुद भी यहाँ पर देखा होगा कि लोग अपने घरों में हैं और पूरी तरह से लॉकडाउन को मान रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है जिस तरह के रूमर्स बार बार हमारे सामने आते हैं कि ये मुस्लिम बड़ी आबादी वाला इलाका है तो उसके अंदर कानून का अनुपालन नहीं होता है या सरकार का साथ हम लोग नहीं देते। बिल्कुल ये सरासर गलत बातें हैं। हम लोग, ये मेरे साथ अंसार भाई हैं, ये मेरे दोस्त हैं शाहरुल अंसारी, इश्तियाक अंसारी, ये कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हैं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग मिलकर रात में काम भी कर रहे हैं, लोगों को समझाते भी हैं और हमने बहुत ज़्यादा अवेयर किया। उसके अलावा कुछ लोगों को यहाँ पर चूँकि गरीब लोग रहते हैं, मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, उसके लिए भी हमने जितना हमसे हो सका हमने सहायता पहुँचाने की कोशिश की है। और हमने ये प्रोग्राम तो उस ज़माने में शुरू कर दिया था जब दिल्ली सरकार की तरफ से भी मदद नहीं आई थी। हालाँकि दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ के 2-3-4 स्कूल्स हैं, उसके अंदर खाना भी मिल रहा है और राशन वितरण का भी काम हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने जितना हो सकता था और जैसे हो सकता था उस तरह की कोशिश करते हुए पहले ही दंगे के ऊपर आपने कहा कि दंगे में कितने लोग मरे हैं? देखिए, दंगे में तो एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन हम लोगों का अपना अंदाज़ा सरकार कुछ बता रही थी और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से या हॉस्पिटल जो जीटीबी हॉस्पिटल है या अलग अलग हॉस्पिटल की तरफ से 60 लोगों से कुछ कम का आंकड़ा बताया गया। लेकिन मेरे अपने अनुमान के मुताबिक तकरीबन 100 लोग इसके अंदर हलाक हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके मरने के तुरंत बाद दंगे के दौरान ही क्या नाम है, सॉरी मरने के बोला मैं, दंगे के दौरान ही क्या नाम है, कुछ सरकारों ने जैसे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, खासतौर से केजरीवाल जी ने ऐलान किया था कि दंगे पीड़ितों को 5-5 लाख किसी ने कुछ था, क्या वहाँ पे मुहैया कराया गया? देखिए सर, सरकार की तरफ से तो वो मदद उस तरीके से पहुँच भी नहीं पाई अभी तक भी जिस तरीके से पहुँच जानी चाहिए थी। एक दंगे में टोकन मनी के तौर पर, मुआवजे के तौर पर कुछ लोगों को 25,000 रुपये जैसी बहुत छोटी सी रकम मिली थी और वादा किया गया था कि 5 लाख या 10 लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन ऐसी कोई रकम नहीं मिली। और अभी भी अगर आप जाकर देखें तो वो इलाके जो दंगे से सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे हैं और सबसे ज़्यादा जहाँ पर बर्बादी हुई है शिव विहार का इलाका है, वहाँ पर अभी भी लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ तक नहीं मिल पा रही है, राशन की सुविधा अभी तक नहीं मिल रही है। मेरे पास वहाँ से कई लोगों ने फ़ोन किया, वहाँ की तैयब मस्जिद है, उसके इमाम साहब से मेरी
बात हुई है टेलीफोनिक, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम 3-4 गलियों के अंदर मुस्लिम लोग रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, और अभी तक भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर राशन नहीं पहुँच पा रहा है, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। राशन नहीं पहुँच पा रहा था, ये सरकार की नाकामी है या सरकार की नज़रअंदाजी? देखिए, सरकार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से काम कर रही है, और दिल्ली जैसे महानगर के अंदर, जो कि देश की राजधानी है, अगर उसमें भी ये हाल होता है तो मैं और आप अब बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी घटना घटती है दंगे जैसी दूर दराज इलाकों में, तो वहाँ पर क्या होता होगा। सरकारी मदद जब दिल्ली के अंदर नहीं पहुँच पा रही, जहाँ का मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया के बेहतरीन मुख्यमंत्रियों में से एक है, वो मदद नहीं पहुँचा पा रहा है, और वहाँ सरकार नाकामी छुपा रही है या क्या नाम है, नज़रअंदाज कर रही है? नहीं, सरकार नाकाम तो नहीं हो सकती, सरकार के पास तो सब कुछ, और सरकार बहुत खुलकर भी बोलती है कि हमने इतने लोगों को विस्थापित कर दिया है, सड़क के ऊपर लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, और दंगा पीड़ित के साथ इस तरह का अगर व्यवहार हो रहा है तो बात समझने की और सोचने की और तर्क भी करने की है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। पूरी तरह से सुविधाएं तो उन लोगों को अभी भी नहीं मिल रही है। एक तो दंगा झेला उन लोगों ने, और उसके बाद इस तरह की ये महामारी की मार उनके ऊपर टूट पड़ी है, तो जाएं कहाँ ऐसे लोग। और वो लिंक से हटे भी हुए हैं। देखिए, वो लोग पहले से ही परेशान थे, उनके ऊपर एक और वो अपने आप को जोड़ते संजोते अपनी चीज़ों को इकट्ठा करते, लेकिन उनके ऊपर एक और ये महामारी की जो मार पड़ गई है, ये कोरोना वाली, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो गए। तो ऐसे लोगों को तो और ज़्यादा मदद की दरकार है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद उधर पहुँचाए। दंगे के हालात, दंगे की सारी दास्तां नदीम अहमद साहब ने अपनी ज़ुबानी बताई हैं, तो हम नदीम अहमद साहब के साथ जो सहयोगी हैं अंसारी साहब, उनसे एक सवाल करेंगे। क्या ये जो कोरोना को लेकर के जो मरकज़ पर उठ रहे सवाल हैं और मरकज़ को जो टारगेट बनाया जा रहा है, या मरकज़ के अंदर जो कमियां पाई गई हैं, उसके बारे में इनका क्या कहना है? जी देखिए, मरकज़ को लेकर जो है बहुत सारी गलतफहमियाँ भी हैं, और मरकज़ को ख़ास तौर पर जो है टारगेट बनाया जा रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो है वो मरकज़ को और जमाती को जो है तबलीगी जमात के लोग हैं उनको टारगेट बना रही है। उसके पीछे रीज़न भी है। अभी हाल फिलहाल के अंदर जो है, चाहे केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार हो, इन सभी ने जो है अपने अपने खजाने खाली कर लिए हैं। रीज़न नोटबंदी आपने देखी, उसके अंदर जो है जनता पिसी, फिर इसके बाद GST डाला उन्होंने, उसमें जनता पिसी। तो कुल मिलाकर जो है केंद्र सरकार के हाथ में जो खजाना था वो बिल्कुल खाली हो चुका है। मीडिया का आरोप है मौलाना साद पर, क्या नाम है, कई सौ करोड़ रुपए का सिस्टम बता रहे हैं कि कई सौ करोड़ रुपए का जो सरकार को उन्होंने नहीं बताई जानकारी, उसके ऊपर आरोप लगा है कि क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात तो सच नहीं है कि मौलाना साद पर करोड़ों रुपए का जो इल्ज़ाम लगाया गया, मैं नहीं मानता ये बात सही है। उनका फार्म हाउस, उनकी मर्सिडीज गाड़ियाँ, उनके बहुत सारी चीज़ें मीडिया दिखा रही है। देखिए सर, ऐसा है, जो तबलीगी जमात के जो लोग होते हैं और इनमें जो इनके सदर होते हैं, आमतौर पर जो है इनके कुछ मुरीद होते हैं, इनको मानने वाले होते हैं, वो इनसे खुश होकर समय समय में जो है इनको तोहफा स्वरूप जो है इनको चीज़ें देते रहते हैं। तो जहाँ तोहफा नहीं, उसको हदिया बोलती। जी हाँ, हदिया जो है वो देते रहते हैं। तो जहाँ तक का मेरा ख्याल है, शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है मौलाना साहब को हदिया के तौर पर इसको दिया है। मौलाना साहब ने गवर्नमेंट से क्यों बात छुपाई? मुझे नहीं लगता। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मरकज़ ने कोई बात नहीं छुपाई है। समय समय पर पूरी डिटेल थाना जो उनके मरकज़ के नज़दीक पुलिस स्टेशन है, उसमें उन्होंने कुछ गाड़ियों के पास भी मांगे थे अपने ट्रैवल्स के लिए, जो उनके यहाँ फॉलोवर्स रुके हुए थे तबलीगी जमात के, बाहर से आए हुए लोग। पूरी डिटेल सरकार के पास है। ये लोग जो आए हैं विदेशों से या वो, तो वो बाई एयर आए हैं, तो सरकार के पास इनकी जानकारी नहीं है। सरकार ने इनको आने ही क्यों दिया? सरकार के स्क्रीनिंग सेंटर जो बने हुए थे एयरपोर्ट्स पर, वो उस वक्त क्या काम कर रहे थे? सरकार की IP इंटेलिजेंस क्या काम कर रही थी? सरकार की नाकामी है। मरकज़ एक बहाना है। कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं है। सरकार मरकज़ का मुद्दा न्यूज़ में फैलाकर अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। तो फिर हम आते हैं डॉक्टर नदीम साहब के पास, जो प्रोफेसर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे एक सवाल करेंगे कि ये सरकार, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, जैसे किसी कर्मचारी कोई परेशान है, भूख से परेशान है, रोज़गार से परेशान है, वो रोड पे आता है, पुलिस डंडा बजाती है, फिर वो कोई जवाब दे देता है, जैसे पत्थर मार देना या उसको गाली गलौज कर देना या थप्पड़ मार देना। उत्तर प्रदेश सरकार हर किसी पर NSA लगा रही है। रात की घटना ताज़ा बताते कि मेरठ नौचंदी के अंदर एक डॉक्टर अपने घर पर गए, तो वहाँ पे कॉलोनी वालों ने उनको पीटा,
और वहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर FIR हुई, उन पे NSA क्यों नहीं लगा? क्या ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भेदभाव कर रही है? डॉक्टर साहब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार तो बहस नहीं कर रही, बहस तरीके से काम नहीं कर रही है, लेकिन भेदभाव, हाँ बहस तरीका वही। सर, पुलिस का जो रवैया है उत्तर प्रदेश की वो बहुत ही भयावह हो रहा है, और मुझे नहीं लग रहा है कि उसे इतनी छूट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिली हुई है कि वो इस तरीके से काम करे। लेकिन इससे पीछे की भी जब तस्वीरें आई, ख़ास तौर पर जब CAA वाला मामला चल रहा था या NRC वाला मामला चल रहा था, तो उस पर हमने देखा कि पुलिस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन ले रही थी, लोगों को पीट रही थी, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ उसका बुरा व्यवहार था। दूसरी बात ये कि सर, ये जो कोरोना के योद्धा हैं, डॉक्टर्स हैं या पुलिसमैन हैं, ये लोग तो समाज के अंदर जो है इस बीमारी को दूर करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं, और हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है कि हम लोग इनका साथ दें। और अगर इस तरीके से कोई डॉक्टर आता भी है आपके पास और आपसे बात करता है या वहाँ पर किसी पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर रहता है, तो हमारा जो रवैया है वो एक सम्मानजनक रवैया होना चाहिए इन लोगों के लिए। लेकिन अलग अलग तरह की मैं खबरें देखता हूँ और सुनता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि लोग इस वक्त तो समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं, और एक तरह से ना सिर्फ लोगों का स्वास्थ्य बल्कि देश का पूरा भविष्य इन लोगों के हाथ में है। ये लोग तो मेहनत अगर मशक्क़त ना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कैजुअलिटी और मौत जो है उसका दर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, और ये लोग समाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का व्यवहार इन्हीं के प्रति इतना ज़्यादा आक्रामक आप मानते हैं कोरोना के देश के अंदर काफ़ी तादाद में फैल रहा है? हाँ, कोरोना तो बढ़ ही रहा है। और कोरोना आपके किसी मिलने वाले, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त को कहीं दूर तक कोई कोरोना का पाया गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे किसी रिश्तेदार, आपके किसी दूर तक रिश्तेदार, किसी मिलने वाले, किसी यार दोस्त को कोई कोरोना पाया गया? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। आपके किसी मिलने वाले, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त को कोरोना पाया गया? जी नहीं, मेरे आसपास इलाके में किसी को कोरोना नहीं हुआ है। जी, मुझे लगता है कोरोना को लेकर जो है आंकड़ों का हेर फेर चल रहा है। मैं मानता हूँ कि ये महामारी है और ये फैल भी रही है, लेकिन अभी जो मेरी नॉलेज में पिछले हफ्ते 2-3 केसेस आए, मैं आपको बता सकता हूँ। एक यहीं हमारे पीछे 2-4 गली पीछे का है, वहाँ पर एक पेशेंट TB से मरा है। उसको जब पेशेंट को वो लेकर GTB हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ ले आते उसकी डेथ हो गई। घर वालों ने बोला भी सर ये TB का मरीज़ था, उसकी लास्ट स्टेज थी, आप जो है फ़िलहाल इसका पर्चा बना दीजिए इसका। तो वहाँ डॉक्टर्स ने जो है TB का पर्चा ना बनाकर उनका बनाया कोरोना का, कि नहीं ये कोरोना से मरा है और ये कोरोना का ही केस था। ये ज़बरदस्ती जो है उसको कोरोना का पॉजिटिव बताकर जो है उसको वहाँ रोक लेंगे। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, देश जो है वो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब हालात एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इस तरीके के बन गए हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो खुद ईमानदारी से, बहुत सारे डॉक्टर तो काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं हम लोगों के सामने कि जिसमें डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट को ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। एक मैंने अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो देखी, शायद वो LNJP हॉस्पिटल नई दिल्ली की थी, उसमें एक सरदार जी को दिखाया गया जो कि पॉटी किए हुए थे, और उसके अलावा कुछ कमज़ोर पेशेंट थे, और पर्टिकुलर किसी वार्ड के अंदर कोई वहीं का ऐसा सेवक था जो कि अपने किसी मरीज़ को लेकर गया था, तीमारदार था, उसने वो वीडियो बनाई तो वो डॉक्टर से बात कर रहा था, तो डॉक्टर, मालूम नहीं वो डॉक्टर था कौन था, वो PPE किट पहना हुआ था, उसने उसे बार बार ये बोला कि आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, और ही बात आस्किंग के यहाँ कितने डॉक्टर ड्यूटी पर हैं, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो देश जो इस तरह की परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। शायद इंडियन डॉक्टर्स ने भी इस तरह से नहीं सोचा था कि इस तरह के मामले आ जाएंगे। ये शिकायतें भी आ रही हैं कि PPE किट नहीं है, कोई पर्टिकुलर हमारे पास दवा नहीं है। तो दवा की तो सर जहाँ तक बात है वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है। आज अमेरिका ने हमसे दवा मांगी और झल्लाकर हमसे दवा मांगी और हमने उसके ऊपर उपकार भी किया है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो सर हमें उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, भेदभाव का टाइम नहीं है, ये तो एक महामारी है और देश के ऊपर इस तरह का संकट है जो, ये बातें आप सरकार के दबाव में तो नहीं कह रहे? नहीं, मैं किसी के दबाव में नहीं आ रहा हूँ, मैं एक अच्छा, तो सरकार नाकामी छुपा रही है, ये क्यों नहीं बोलते? नहीं, सरकार तो नाकामी, सरकार के पास तो उस तरह की चीज़ें नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। सर मैं तो सीधा बोलो ना, सरकार नाकामी छुपा रही है। नहीं, सरकार नाकामी छुपा रही है या मीडिया उससे दूसरे तरीके से दिखा रही है। मीडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस नाकामी को अपने तरीके से छुपाकर दूसरे तरीके की तस्वीर। आप मीडिया किसको मानते हैं? नहीं, मैं मीडिया तो आजकल सबसे मजबूत मीडिया तो सोशल मीडिया को मानता हूँ, और
जो जनता की आवाज़ है उसे ही मैं मीडिया की आवाज़ भी समझता हूँ। और ये नहीं, जो मीडिया के अंदर जो ये क्या नाम है, बड़े बड़े चैनल, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े चैनलों पे दिखाया जा रहा, मौलाना साहब को टारगेट बनाया जा रहा, मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा, कहीं उनको थूकते हुए दिखाया जा रहा है, कहीं उनको मूतते हुए दिखाया जा रहा है, कहीं उनको गाली गलौज करते हुए, उन पर एन से लग रही है। एक नौचंदी के अंदर मेरठ नौचंदी क्षेत्र के अंदर एक डॉक्टर को पीटा गया, उसके परिवार को पीटा गया, उस पर खाली FIR दर्ज है, ऐसा क्यों? देखिए सर, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसमें हमेशा भेदभाव होता है और हमेशा ये कब तक चलेगा? हालात और परिस्थितियों को देखते हुए ही एडमिनिस्ट्रेशन काम, ये कब तक चलेगा? सर इसे बदलना चाहिए। और पुलिस का रवैया पर्सन टू पर्सन अलग अलग वैरी करता है। एक बड़ा आदमी होता है कि तो उसके तई जो है पुलिस के काम करने का तरीका अलग होता है, एक दरमियाना आदमी होता है तो उसके लिए वो कुछ अलग सीधा कोरोना का टारगेट जो ना मरकज को ठहराया जा रहा है। कोरोना का टारगेट सबसे बताया जा रहा है कि मौलानाओं की वजह से मरकज क्या नाम है कोरोना फैला है, मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला। देखिए सर, ये बिल्कुल गलत बात है और मैं इसका खंडन करता हूँ। और एक अच्छे हिंदुस्तानी को, हर एक अच्छे हिंदुस्तानी को इसका खंडन करना चाहिए। UNO में बैठे हुए लोग वो इसे मना कर रहे हैं कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए। WHO की तरफ से लेटर मिला भारत सरकार को, जिसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने कहा कि कोई भी जो है BJP का लीडर इस तरीके की बातें नहीं करे। क्या मीडिया वालों पे इस तरह की अफवाह फैलाने, इस तरह की बात करने से FIR नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए सर। ये संकट का समय है, देश बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर है। लोगों की जान बचाने वाला काम ही हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें नफरत फैला रहे हैं। यानी जिस आदमी को जो उसका हकदार है, जो एक बेसिक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लोगों को वो चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाए, अगर उस चीज़ से भी वो अछूता रह जाता है तो सर बताइए देश का नागरिक फिर वो किस तरीके से, और सरकार की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? अगर कोई इस तरह की खबरें चला रहा है तो वो कम से कम मुझे नहीं लगता है कि वो देश के हित में अच्छा कर रहा है और वो एक अच्छा मीडिया चैनल या अच्छा आदमी कहलाने के लायक है। देश इतनी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, हमारे लिए तो इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है कि हम इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। तो हम चलते हैं अंसारी साहब के पास। अंसारी साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि जो हमारे देश के अंदर मीडिया रोल निभा रही है, सब जानते हैं। अब इसको हम मीडिया कहें या कॉर्पोरेट घराना, ये तो जनता को ही बताना होगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि मीडिया अगर क्या नाम है बांद्रा के अंदर रेलवे स्टेशन पर गरीब इकट्ठा होते हैं अपने घर जाने के लिए तो जुम्मा मस्जिद से जोड़ दिया जाता है। मरकज के अंदर लोग क्या नाम है इकट्ठे होते हैं तो उनको क्या नाम पूरे देश के लिए कभी उसको कोई से बम बताते हैं, कभी कुछ तरह से। तो ये मीडिया ये क्या चाह रही है? क्या मीडिया देश को तोड़ना चाह रही है या मीडिया का क्या रोल है? मीडिया क्या चाहती है? देखिए, देश लड़ रहा है कोरोना बीमारी से। देश, हमारा मुल्क एक है, सब भाईचारे से रह रहे हैं, शांति से, प्यार से रह रहे हैं। लेकिन देश का जो मीडिया है वो एक प्रॉपर कम्युनिटी से लड़ रहा है, मुस्लिम माइनॉरिटी से लड़ रहा है, मुस्लिम माइनॉरिटी को बर्बाद करना चाहता है। मुस्लिमों की आबादी कितनी होगी? मुस्लिमों की आबादी 40 करोड़ के आसपास है। ऐसे क्या मुसलमानों ने अभी तक कोई अपना न्यूज़ चैनल क्यों नहीं बनाया? मुसलमान अपना कोई न्यूज़ चैनल बनाता है तो गवर्नमेंट का कुछ कॉरपोरेट घराने हैं जो उनको किसी दूसरे वे में फंसाकर उनका चैनलों को बर्बाद करना चाहते हैं। मुसलमानों को कॉर्पोरेट घराने जो उसको बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैं एक फिर बताऊंगा कि एक हमारे प्रेम जी हैं, अजीम प्रेम जी, जिन्होंने 50,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को दिए हैं, और ऐसे लाखों लोग, लाखों मुसलमान हैं। क्या वो मीडिया अपने चैनल नहीं बना सकते, अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, जनता तक नहीं पहुंचा सकते? ऐसा आखिर क्यों ना है? आप बताएंगे सर देखिए, अभी तक हमारा विश्वास था मीडिया चैनल पर। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यह हम सभी जानते हैं। और हमें यह भी पता है कि आम जनता की आवाज़ को उठाने वाला मीडिया है। अभी हाल फिलहाल तक हमारा पूरा विश्वास मीडिया के ऊपर था, इसलिए हमने अभी तक अपना कोई भी मीडिया चैनल या मीडिया हाउस बनाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब विगत 3-4 सालों से हमने ये देखा कि मीडिया एक तरफा न्यूज़ चला रहा है, एक समुदाय को ख़ास तौर पर निशाना बना रहा है, तो तब जाके हमें थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमारा अपना एक चैनल होना चाहिए। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं। चैनल के साथ साथ क्या पार्टी नहीं होनी चाहिए? सर पार्टी तो मैं कह भी सकता हूँ, नहीं भी कह सकता, क्योंकि मैं अभी आखिर आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? हमारी आवाज़ सर हम खुद उठाएंगे। कैसे उठाओगे? एकजुट होकर, इकट्ठे होकर बनाना। एकजुट तो आप 1947 से होते चले आ रहे हो, अभी तक एकजुट नहीं हुए। आपको फिरकों में, आपको किसी मुद्दे पे कहीं ना कहीं बार बार अलग कर दिया जाता है। सर ये बात तो ठीक है कि हम अभी तक जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हुए हैं,
लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हम जो है एक प्लेटफॉर्म पर, यानी कि हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपने हिंदू भाइयों को भी साथ में निकालना चाहते हैं। अभी आपकी एकता देखने को मिल रही है। मरकज के अंदर मौलाना साद के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उसी पर बड़े बड़े मौलाना आकर के मौलाना साद के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये एकजुट है। सर खिलाफ नहीं बोले हैं, साथ साथ में उनके हिमायत में भी बोले हैं। मौलाना कल्बे जब्बार उन्होंने हिमायत में बोला है। अभी जो बरेलवी समुदाय के जो हैं मौलाना जो है उन्होंने भी साथ में उनके सपोर्ट में बोला है कि हम साथ साथ में हैं। हाँ, कुछ मौलाना हैं जिन्होंने उनका मुखालिफ बोला है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर आए। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है हमारे साथ हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल हों, ताकि हम जो है अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से सामने रख सकें। अभी आज की ताज़ा घटना है कि एमपी के अंदर एक सफाई कर्मी को एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और सफाई कर्मी के हाथ में चोट आई। एफआईआर भी दर्ज हुई। सफाई कर्मी के सारे जितने भी उनके यूनिट लिए, उन्होंने सबने एकता कर ली कि मुस्लिम समाज में अब वो सफाई नहीं करेंगे। एकता इसे कहते हैं। आपकी एकता कहाँ तक है? देखिए सर, एकता की जहाँ तक बात है तो नेशनल इंटीग्रेशन वाला जो मामला था उसमें तो मुस्लिम जो है वो हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे रहे, लेकिन इंटरनल जो होनी चाहिए थी इंटीग्रेशन या एकता, उस चीज़ को नहीं संभाल पाए। उसकी वजह यह थी कि पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली जो है हम लोगों की अलग अलग कैटेगरी है। हालांकि जाति और वर्ण व्यवस्था मुसलमानों में नहीं है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां हम लोगों के सामने बार बार लाई गई हैं और कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश रही है कि वो अपने लिए हम लोगों को इस्तेमाल करे, एक वोट बैंक के तौर पर या फिर तुष्टीकरण वाली जो राजनीति थी उसके तहत कभी भी हमें एक साथ मिलजुल कर बैठने नहीं दिया गया। अगर यहाँ पर ये महामारी तेज़ी से फैल जाती तो सर उससे राष्ट्र का ही नुकसान। नौजवानों के लिए तो आपने एक बयान भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी चला था कि नौजवानों के लिए तो पकौड़ों का कारोबार चुन लिया गया है, दे दिया गया है। बात दिल्ली सरकार के कामों की हो रही है। जैसा कि अभी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने दंगों के दौरान किसी को सबको मुआवजा देने की बात की थी, लेकिन किसी को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक इन्होंने आरोप लगाया, कितना सच है तो दिल्ली सरकार के सचिवालय में जाकर के हम जानकारी लेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि दंगों के क्या नाम है कि कोरोना के दौरान जो यहाँ पर लोग परेशान हैं और अपने अपने कारोबार बंद करके पड़े हुए हैं और कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, और इधर केंद्र सरकार भी ये कह रही है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे, कारोबार बंद रहेगा। और कारोबार पुलिस ने भी लगातार बंद करा रखे हैं और एक किस्म का कर्फ्यू सा पूरे देश के अंदर लगा हुआ है। तो यही दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर क्या बिजली विभाग, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? क्या वो बिजली माफ़ करेगी या बिजली के जैसे बिल आ रहे थे वैसे ही लेंगे? ये खुद यहाँ के बिजली उपभोक्ता वो कहें कि यहाँ के लोग बताएंगे। जी देखिए सर, बिजली को लेके जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। लास्ट टाइम जो है जो पिछला बिल आया था उसी बिल के आधार पर जो है इस बार भी बिना रीडिंग के जो है सेम बिल भेज दिया गया है। मेरा भी बिल आया है, क्या लास्ट टाइम जो बिल था उसी बिल में जो है 150 का जो है ऊपर नीचे करें, उन्होंने सेम बिल भेज दिया। अब मुझे ये तो बताइए कि लॉकडाउन का पालन भी हम करें, अपने कामों को भी हम बंद रखें, हम लोगों की मदद भी करें, हम जो हमारे यहाँ वर्कर हैं हम उनको सैलरी भी दें, तो सरकार हमें क्या सुविधा दे रही है? सरकार तो हमको सुविधा दे ही नहीं रही, बल्कि उल्टा हमसे छीन रही है। सरकार ने बोला भाई EMI नहीं कटेगी, EMI कट गई। सरकार ने अभी बिजली के बिल के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। आप ये देखिए कि जो पिछले जब इस महीने में जो कानून हुआ, लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोगों ने अपने अपने फैक्ट्री, अपने अपने कारखाने, काम धंधे सब बंद कर रखे हैं 1 महीने से। इसके बावजूद भी जो है बिजली का बिल सेम पिछले बिल के आधार पर बना के भेज दिया गया है। तो ये पिछले बिल के आधार पर किस तरह से बनाकर भेज दिया गया है ये तो हमें गवर्नमेंट बताए। जब काम हुआ ही नहीं है, चलिए हम मान लेते हैं 150 रुपये 200 रुपये महीना आ सकता है, लेकिन सेम बिल ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जनता के साथ में जो है गलत हो रहा है, ये हमारे साथ में ठीक नहीं हो रहा है। मैं एक कोरोना की मार, कारोबार की मार, लॉकडाउन की मार, ऊपर से बंद कारोबारों के बिजली के बिलों की मार, ये जनता है, इस पे इतना अत्याचार ठीक नहीं। सरकार जो टेलीविज़नों पर जनता से वायदे कर रही है उसे पूरे करे। और मैं दिल्ली सरकार से यही अपील करूंगा कि वो अपने बिजली विभाग के जो प्राइवेट सिस्टम है उसको सही तरीके से देखे और जो फैक्ट्रियां, जो कारोबार बंद पड़े हैं, जितने उनके मीटरों पे रीडिंग आ रही है उसी हिसाब से बिल भेजें, क्योंकि सरकार पे आरोप लगना सही नहीं है।
दूसरे कारोबार देना वो एक अलग बात है, लेकिन देश जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा संकट के दौर से गुजर रहा है सर, और उसमें हमारी अपनी भी समझ होनी चाहिए, हमारे अपने भी कुछ कर्तव्य हैं। और बहुत सारे लोग तो मैंने यहाँ तक देखा है कि वो जमाखोरी कर रहे हैं, माल को महंगा लाकर बेच रहे हैं, ख़ासतौर पर जो एसेंशियल गुड्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उस पर एक पर्टिकुलर काम करने वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा कर ले रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। तो देखिए, ये खाने कमाने का टाइम और इस तरह से जो है अपनी राजनीति को चमकाने के टाइम के लिए आपको बहुत ज़माना दरकार है, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये राजनीति चमकाने का टाइम नहीं है। डॉक्टर नदीम साहब ने सही बोला, और ये खाने कमाने का भी टाइम नहीं है, ये भी सच बात है। लेकिन हमें देश एक परिस्थितियों से गुजर रहा है, देश को एक इम्तिहान की घड़ी से गुजर रहा है। हमें सबको मिलकर के देश के अंदर एक इंसानियत के नाते से गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों का साथ देना चाहिए, और सरकार का भी साथ देना चाहिए। और जो अपने आस पड़ोस में देखें, क्या नाम है, कोई गरीब, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई परेशान तो नहीं है। बहुत सारे गरीब नहीं होते, मीडियम होते हैं, लेकिन वो शर्म के मारे नहीं कहते, हमें उनका भी ख्याल रखना है। और रही कोरोना की बात, कोरोना से तो जंग हमारे भारत की जारी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आकर टीवी पर बोलते हैं और जनता को संबोधित करते हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि गृह मंत्री अभी तक नहीं आए सामने। कोई मजबूरी रही होगी उनके पीछे, कहीं बिजी होंगे। सवाल बहुत बड़ा है, जवाब आप जनता को दें। तो आपका सबका अमन न्यूज़ में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहूँगा कि आप अमन न्यूज़ के माध्यम से एक लास्ट संदेश देंगे। सर देखिए, इस टाइम जो है देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। मैं देश की सभी जनता, आखिरी संदेश, लास्ट संदेश सर, लास्ट संदेश ये है कि हमें कोरोना से लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है और इसको हराना है। कोरोना से लड़ना, एकजुट होकर लड़ना। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, देश विकट परिस्थितियों में है और हमें सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, और अपने सारे शिकवे, शिकायतें, गिले, ये सब भूलकर सिर्फ देश हित के लिए कार्य करना चाहिए और मानवता के लिए काम करना चाहिए। कोरोना से लड़ना है, देश हित में काम करना है और मानवता के लिए काम करना है। और डॉक्टर नदीम साहब की जो बात है वो बहुत सही है, और हमें इस टाइम नफ़रत की राजनीति ख़त्म करके, नफ़रत की बातें ख़त्म कर करके आगे बढ़ना है और कोरोना से लड़ना है। मैं एम ए बर्नी, जाफराबाद, अमन न्यूज़।